दखण ना ढोल वाग्या मस्त में हुलियो आयो रे आयो रे आयो 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 आयो रे हे दूर 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 दखण ना ढोल वाग्या आज बाजे ईशान डंको एने पवन नाखतो पंखो थयो धरती नो पावन मन को एनो घर आवे एनो बंको तड़वा दड़ना मोती बेर तो तरशानो जा भरायो रे आयो रे आयो रे आयो रे आयो आयो रे आयो रे आयो आयो रे आयो रे आयो आयो रे हे दूर 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 दखण ना ढोल वाग्या दखण ना ढोल वागे ने मेहुलियो आवे ने मारो खेडू हरखायो मारा बापा पागड़ा बांधी बांधी ने खेडू ठेक ठेकाणे थी आवी गया मारा वालीडाओ ए खेडू दिवस ने रात मेहनत करे तकलीफ बेठे वरसाद नी राह जोवे बियारण नी राह जोवे अने सजीव खेती नु बियारण गोतवा निकळे आवा खेडू ठेक ठेकाणे थी आवी गया छे પોતાની સજીવ ખેતાની વસ્તુઓને લઈને આ સજીવ ખેતીને જીવતું રાખવા માટે આજનો મેળો ખેડૂતનો મેળો આપણા છે તે ગામડાનો મેળો ગાય ગાડું ગામડું ગૌચર ગમાણ આ બધું બચી જાય તો જગત બચી જાય હું અમારા માનવંત મહેમાનોને વિનંતી કરીશ કે તેઓ દીપ પ્રાગટ્ય કરી આ મંગલમય કામનું શુભારંભ કરે वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वत्र दिव्यता व्यापो सर्वत्र शांति विस्तरो આજે આપણે વિધિવત સજીવ મેળો ખુલ્લો મૂકીએ છીએ રાજકોટ અને આસપાસના ગ્રામીણ જનતાઓ ને આપણે કહ્યું છે કે જરૂરથી આવે પણ બાલ ભવને કીધું કે અરે આ તો ભાવિ પેઢી માટે તમે ચિંતા કરો છો બાળકોની ચિંતા કરો છો તમારી પાસે નાણું ન હોય તો કંઈ વાંધો નહીં ચિંતા કરતા નહીં અમારું દિલ મોટું છે અને બાલ ભવને આપણને આખું પ્રાંગણ છે તે બહુ પ્રેમથી આપી દીધું ફરીથી એમના માટે આદરપૂર્વક તાળીઓથી વધાવી દઈએ थोड़ी करो फोन करो जी आदरणीय जीलू भाई जी और इस जैविक आहार उत्सव के आयोजकगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं पंजाब से आई हूँ और पंजाब के बारे में सब लोग जानते हैं कि वो इतना समृद्ध है इतना खुशहाल है। तो उस पंजाब की रहने वाली हूँ मैं और यहाँ आज राजकोट में इस जैविक आहार उत्सव में आकर मैं खुद को भाग्यशाली मान रही हूँ कि मुझे एक ऐसा मौका मिल रहा है इतना सम्मान मिल रहा है कि मैं यहाँ पे आके अपनी बात रख सकूँ। हमने छोटा सा एक प्रयास किया है पंजाब में महिलाओं के साथ उनको फिर से खेती से जोड़ने का और वो मेरा अकेले का प्रयास नहीं है, वो हमारी छोटी सी टीम है जिनके प्रयासों से जिनके यत्नों से वो हम अचीव कर सके हैं, वो हम पा सके हैं और महिलाओं को फिर से हम खेती से जोड़ सके हैं। मेरे दो साथी यहाँ पे है तो मैं उनका परिचय करवाना चाहूँगी। मेरे साथ है कमलजीत कौर, मेरे साथ कमलजीत कौर है जो महिलाओं के साथ अपना राब्ता कायम रखती है और महिलाओं को उन्होंने जोड़ा है इस मुद्दे के साथ इस मिशन के साथ। और दूसरे मेरे साथ हैं जगजीत बराड़, तो ये दोनों इन दोनों का सहयोग रहा है और भी हमारी टीम के सदस्य हैं जिन्होंने इस आंदोलन को खड़ा करने में मेरे साथ अपनी जी जान लगाई है। तो इन्हीं का प्रयास है, उन्हीं प्रयासों की वजह से आज मैं यहाँ खड़े होके आपके सामने बात रख रही हूँ। जब हम पंजाब की बात करते हैं तो एक समृद्धि एक खुशहाल एक ऐसे प्रांत की बात हमारे सामने आती है और आज क्योंकि हम भोजन के उत्सव में शामिल हुए हैं यहाँ पे, तो मैं भोजन की समृद्धि की ही बात अगर करूँ तो गांव के लिए एक अक्सर मुहावरा बोला जाता है, किसी की समृद्धि बतानी हो तो एक बात हमेशा कही जाती है कि वो खाते पीते घर का है, जहाँ वो खाते पीते गांव की है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम सोने चांदी के बर्तनों में खाते हैं तो इसलिए उसकी समृद्धि की बात की जाती है।
उस समृद्धि का मतलब है कि हम कितना पौष्टिक भोजन खा रहे हैं, हम कितना स्वास्थ्यवर्धक भोजन खा रहे हैं जो हमें सेहत दे रहा है। तो इसीलिए बात जब आती है किसी की पहचान बतानी हो तो इसलिए कहा जाता है कि भाई वो खाते पीते गांव का है या खाते पीते घर का है। तो बात जो होती है वो आती है भोजन पे। तो अच्छा भोजन वही आपकी समृद्धि और वही आपकी खुशहाली की बात बताता है। भोजन के बहुत सारे आयाम हैं और मैं अपनी बात भोजन पे ही अगर करूं, क्योंकि आज हमारे आसपास अगर हम देखेंगे तो भोजन की इतनी अलग अलग खुशबुएं आपके आसपास बिखरी हुई है। तो मुझे लगता है जो हम यहाँ पे बैठे हैं सबके मुंह में पानी आ रहा होगा। तो भोजन एक ऐसी चीज है, हमारे यहाँ पे दो चीजें कही जाती है, भोजन दवाई है और जैसा आप भोजन खाएंगे वैसा ही आपका मन होने वाला है, वैसे आपके विचार होने वाले हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि सात्विक भोजन करना चाहिए ताकि हमारे विचार जो है वो भी सात्विक रहे। और महिलाओं और भोजन का रिश्ता वो तो सदियों से जाना रहा है, जाना माना रहा है। भोजन की बात हो और महिलाओं की बात ना हो तो ये तो संभव ही नहीं है। हमने एक जो छोटा सा प्रयास किया है महिलाओं को फिर से खेती से जोड़ने का, उसका हमारा मकसद यही था क्योंकि एक महिला भोजन और प्रकृति और फिर अपने बच्चों से सबसे ज़्यादा जो है वो नज़दीक का रिश्ता रहता है। हम जब खाना बनाते हैं, आजकल चाहे हम बाजार से खाना ले आए, चाहे हमारे घरों में पुरुष भी खाना बनाने लगे हैं अब जो शौक के तौर पे, और अगर होटलों में जाते हैं तो वहाँ भी पुरुष खाना बनाते हैं। लेकिन जब भी हमें खाने की याद आती है तब हम कहते हैं कि ये खाना, जब भी हम ये माँ के हाथों वाली बात नहीं है इसमें। जब भी हम खाना याद करते हैं तो वो हमेशा माँ के हाथ के खाने को याद करते हैं। तो महिला और खाना, इन दोनों का आपस में बहुत ही गूढ़ा रिश्ता है, अटूट संबंध है इन दोनों का। और हमें उसी संस्कृति को लेके आने की बात है, उसी संस्कृति को दोबारा जीवित करने की बात है, क्योंकि भोजन हमारी संस्कृति को बताता है, हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। महिलाएं जब खाना बनाती है तो उसमें वो सिर्फ नमक मिर्च और सब्जी नहीं डाल रही होती, उसमें वो अपना प्यार, अपने विचार, जो अपने हम कहते हैं मूल्य, वो सारा उसमें डाल के दे रही होती है अपने बच्चों को। इसलिए हम माँ के हाथ के खाने की बात करते हैं, कहीं भी जाते हैं, कहीं घर से दूर जाते हैं तो हमेशा हमें याद आती है माँ के हाथ के बने हुए खाने की। तो इसलिए जब हम जैविक खेती की बात करते हैं, जैविक आहार की बात करते हैं, तो अनजाने में जो सबसे पहला हमारे जो मस्तिष्क में जो चेहरा ऊपर के आता है वो एक महिला का ही आता है। महिला के हाथ से बने हुए, अगर उसके हाथ से अगर अमृत बने तो और भी उसका जो मज़ा है वो दुगना हो जाता है। पंजाब में जो महिलाएं हैं वो हमारी जो हरित क्रांति ने सबसे जो दो खतरनाक प्रभाव डाले हैं हम पर, उनमें से एक है महिलाओं को खेती से बिल्कुल अलग कर देना। जब ये हरित क्रांति नहीं आई थी तब हमारे खेत से ज़्यादा नहीं तो 40-50 तरह की अलग अलग चीज़ें हमारे घर की रसोई में आती थी और घर की रसोई से बनकर वो हमारी थाली में आती थी। तो एक जो रिश्ता था हमारा, हमारी महिला का खेत से, हमारे बच्चों का खेत से, वो बना रहता था और उसको उस खाने से वो खुशबू आती थी। आज हम गांव में रहते हैं लेकिन जो खाना हमारी थाली में आता है वो कहाँ से आता है? वो बाजार का आता है। तो हमारा रिश्ता किससे जुड़ेगा? खेत से जुड़ेगा या बाजार से जुड़ेगा? तो वही हो रहा है अभी पंजाब में कि हमारा रिश्ता हमारे खेत से टूट के बाजार से जुड़ रहा है। और इसीलिए इस बात की बहुत ज़रूरत है कि हम इस मुद्दे पे बात करें। हमारी वो खेत की जो संस्कृति थी, हमारे पास, हम गांव में रहते हैं, हमारे पास अपनी ज़मीन है, लेकिन जो खाना खा रहे हैं वो बाजार का खा रहे हैं। तो बात होनी चाहिए इस बात की कि जो हम खाएं वो कहाँ से आए? हमारे अपने खेत से, क्योंकि हमारे पास अपना खेत है। दूसरा जो हरित क्रांति ने हम पे असर डाला
जो 40-50 तरह की चीजें थी जो खेत से घर पे आती थी वो खत्म हो गई। आज हम क्या खाते हैं? यहाँ पे मैंने स्टॉल पे देखा जाती है कि इतनी वैरायटी, आप इतने अलग अलग तरह का खाना बना रहे हो, सूप बना रहे हो, रोटी अलग तरह की बन रही है। हमारे वहाँ पे अगर आप जाते हो तो एक ही रोटी मिलती है, वो है गेहूं की। जब गर्मियों में आप निकलते हो, जब ये गेहूं का सीजन होता है तो चारों तरफ आपको गेहूं देखने को मिलता है। जब चावल का सीजन आता है, धान का सीजन आता है, तो खेतों में सिर्फ आपको धान नजर आती है। वो जो इतनी 40-50 तरह की चीजें हमारे खेतों में होती थी, वो सारी की सारी धीरे धीरे करके इन 40-50 सालों में हमारे खेतों से निकल गई। खेतों से निकलेगी तो रसोई में कहाँ से आती? तो वो रसोई में नहीं आई तो हमारी थाली में भी नहीं आई। और फिर उसका क्या हुआ कि हमारे खाने में जो इतनी विभिन्नता थी वो सारी धीरे धीरे करके खत्म होती गई। और आज हमारी थाली में क्या बचा है? सिर्फ गेहूं की रोटी और कुछ सब्जियां, और वो भी घर की नहीं, वो भी बाजार की आ रही है। तो ऐसा करके उस हरित क्रांति ने हमारे खेतों से हमारी महिलाओं को अलग कर दिया। जब महिलाएं अलग हुई तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी थी उसको भी खेतों में कुछ नजर नहीं आया, तो उसको भी लगा कि हमारे लिए कुछ नहीं है तो हम क्यों जाएं उस खेत में। वहाँ पे काम करने के लिए तो मशीनें हैं, वर्कर है, तो हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो जो एक कनेक्शन था उनका, जो एक रिश्ता था अपने खेत से, वो भी कम हो गया। उसी को देखते हुए हमें ये ख्याल आया, हमने जब महिलाओं से जाके बात की तो वो भी इस चीज़ को महसूस करती हैं कि ऐसा हो रहा है और ये सही नहीं है, हम अपने खेती से हम टूट रहे हैं। तो फिर ये एक आंदोलन खड़ा हुआ जिसमें महिलाएं शामिल हुई। उन्होंने अपने घर से छोटी सी शुरुआत की, जो भी घर में जगह है अपने वहाँ से उन्होंने अपने घर के लिए सब्जी उगाना शुरू किया, ताकि उनके घर में जो सब्जी बने उसमें कोई जहर ना हो। और जब वो अपने बच्चों की थाली में वो खाना परोसे तो उनको एक तसल्ली रहे कि मैं अपने बच्चे को इसमें कोई जहर नहीं दे रही हूँ, ये बिल्कुल शुद्ध खाना है। और ये जो हम कहते हैं अपने बच्चे को बड़ो फूलो, तो ये उसको बढ़ाएगा, उसको सेहतमंद रखेगा, ना कि उसको बीमार करेगा। मैं यहाँ पे एक छोटी सी अपना एक साझा करना चाहती हूँ अनुभव। हमने अभी पीछे 6 गांव में एक छोटा सा सर्वे शुरू किया और हम हैरान रह गए। हमने 3 पीढ़ियों का उसमें सर्वे किया। जो हमारी बुजुर्ग पीढ़ी थी उसमें जो उम्र के हिसाब से अब 80-90 साल की उम्र में जो बीमारी हमें लगती है, जोड़ों का दर्द या ऊंचा सुनना या नज़र कमज़ोर होना, वो तो उम्र के हिसाब से थी। लेकिन जो मेरे जैसे बच्चे थे या जो हमारी माता की उम्र की थी औरतें, उनमें इतनी बीमारियां आ रही थी, तो मतलब हम हैरान थे कि ये क्या हो रहा है। वरना तो ऐसा होना चाहिए कि अभी के बच्चे तो सेहतमंद हमें मिलने चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं था उनमें। बच्चों को इतनी बीमारियां आ रही थी, महिलाओं में जो है अपने आप जो गर्भपात होना, ऐसी समस्याएं देखने में आ रही थी। जॉइंट पेन, जिनका जोड़ों के दर्द की बात करते हैं, ये तो बुढ़ापे की निशानी है। वो 15 साल का बच्चा भी कह रहा है कि मेरे जोड़ दर्द होते हैं, मुझसे दौड़ा नहीं जाता और मुझे जो है एसिडिटी की प्रॉब्लम ऐसे हो रही है। ऐसी ऐसी कई बीमारियां, और हमारी जो रोगों से लड़ने की शक्ति है, पंजाबी कवि जाने जाते थे कि हमारी सेहत जो है बहुत बढ़िया है, इतने मजबूत माने जाते थे सेहत के मामले में। आज उनके रोगों से लड़ने की शक्ति कमजोर हो गई है। वो छोटी, अब कहेंगे बुखार, जुकाम क्या बीमारी है, बार बार जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है बार बार। जो छोटी छोटी चीजें हमारे देसी नुस्खों से ठीक हो जाती थी, वही उनको बार बार तंग कर रही है। तो ये निशानियां है कि हमारी कैसे रोगों से लड़ने की शक्ति कम हो रही है और हम कैसे अपनी सेहत जो है खो रहे हैं। तो इसीलिए तो जब बात आती है कि क्यों हो रहा है, तो उनका कहना है कि हमारा जो खाना है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। जिसका मतलब हम सब मानते हैं कि जो हमारा शरीर है वो जैसा हम खाना खाएंगे हमारा वैसा ही होएगा। तो इसलिए हमारे लिए ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम जैविक आहार की बात करें, उसको घर में बनाएं और उसको अपनाएं। यहाँ पे मैं उम्मीद करती हूँ कि जब हम यहाँ से जाएंगे तो 2 बातें लेकर जाएंगे।
एक तो जितना हो सके अपने घर में हम जैविक आहार को अपनाएं, इसको उतना प्रोत्साहित करें, अपना खुद का खाना उगाएं ताकि हमारे बच्चे जो है जहर मुक्त अनाज खाएं। और दूसरा, महिलाएं क्योंकि प्रकृति से जुड़ी हुई हैं और बच्चों से उनका बहुत प्रेम रहता है, महिलाएं ये हद करे, वो जिम्मेदारी ले और फैसला करने की शक्ति रखे कि मेरे घर में जो है वो जहरों वाला खाना नहीं बनेगा, मेरे बच्चे की थाली में जब भी परोसा जाएगा वो शुद्ध खाना होएगा, वो जैविक खाना होएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ और कि आप सबने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। धन्यवाद। वडीलो અને મિત્રો, વિદ્યાર્થીઓ, બહુ આનંદની વાત છે કે આવો સરસ મેળો રાજકોટના લોકોના સહયોગથી ઉઠવાયો. અનિરુદ્ધભાઈ, હિમાંશુભાઈ બધી વાત તો કરે, પણ હું વડોદરામાં હોઉં અને અહીંયા આગળ આટલું મોટું આયોજન કરવું કંઈ નાની વસ્તુ નથી. એ તો એમને જ ખબર પડી હોય કે કેટલી વીસીએ 100 થાય છે. ખૂબ લોકોના અલગ અલગ સહકાર મળ્યા છે, જેની બધાની પૂરી મને જાણકારી પણ નથી. મારે બે વાત કહેવી છે. એટલું સારું છે કે વિજ્ઞાન, અને અહીંયા પર્યાવરણ વિજ્ઞાનના વિદ્યાર્થીઓ બેઠા છે, તે આપણને ખૂબ શીખવી રહ્યું છે, ખૂબ ઝડપથી શીખવી રહ્યું છે. આપણા સૌના મોટાભાગના લોકોના જન્મ પહેલાં 1939માં DDTના શોધકને નોબેલ પ્રાઇઝ અપાયું. તમને યાદ હશે, 1939માં નોબેલ પ્રાઇઝ અપાયું. વિજ્ઞાનની આટલી મોટી શોધ કરીએ. DDT શોધી કાઢ્યું, જંતુઓથી માણસ જાત મુક્ત થઈ જશે. આજે DDT દુનિયાનું સૌથી બદનામ જંતુનાશક છે. એક જમાનામાં આપણા ઘરમાં DDT છાંટવા માટે લોકો આવતા હતા અને આપણે હોંશે હોંશે DDT છંટાવતા, અને બે માણસ ના છંટાવે તો આપણે એને પછાત કહેતા. આજે આપણે વિજ્ઞાને શીખવાડ્યું કે DDT ના છંટાય. હવે આજે આપણે છાંટીએ તો પછાત કહેવાય કે નહીં, ના છાંટીએ તો પછાત કહેવાય કે પ્રગતિશીલ. આ બધું આપણને વિજ્ઞાન શીખવે. સાયક્લોફેનાક સોડિયમ ગીધોને અસર કરે છે, પ્રતિબંધિત. નોવાલ્ટીન માણસને અસર કરે છે, પ્રતિબંધિત. મહિલાઓના એક્સરે માણસને અસર કરે છે, સોનોગ્રાફી આવી. આ આખો વિજ્ઞાનનો વિકાસ છે. એ વિજ્ઞાન સાથે હવે આરોગ્ય, એ વિજ્ઞાન સાથે પર્યાવરણ, એ વિજ્ઞાન સાથે ચિરંજીવિતા. આજે વિદેશોમાં સાયન્ટિસ્ટ મળે, હું પૂછું છે ને સાયન્ટિસ્ટ, આઈ એમ એ સસ્ટેનેબિલિટી સાયન્ટિસ્ટ. એટલે શું? આવતી પેઢીને જમીન, પાણી, વારસો, આકાશ આ બધું કેમ સારું આપીને જવું તેનું વિજ્ઞાન હું શીખું છું, શીખવાડે છે. આજથી 40 વર્ષ પહેલાં સસ્ટેનેબિલિટી સાયન્ટિસ્ટ હતું. 40 વર્ષ પહેલાં DDTનું નુકસાન થાય છે કોઈને ખબર જ નથી. હવે આપણને ચિંતા થાય છે કે આ મકાન હારા બાંધીએ, મોટી કાર આવે, પણ જો જમીન પાણીમાં તાકાત નહીં હોય, જમીન પાણીને શું આપીશું?
मेरा नाम अमनजोत है और मैं पंजाब से आई हूँ, पंजाब के फरीदकोट ज़िले से। हम लोग वहाँ पे महिलाओं के साथ जहर मुक्त घरेलू बगीची पे काम करते हैं। आज मैं यहाँ पे जैविक आहार उत्सव में शामिल होने के लिए आई हूँ और मुझे यहाँ पे आगे बहुत अच्छा लग रहा है। हमें यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ के जैविक किसानों से। यहाँ काफ़ी जो है लोग लेके आए हैं, अपना स्टॉल लेके आए हैं अपना जैविक आहार का, जहाँ पे जैविक खाना भी बना के परोसा जा रहा है। तो वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है हमें कि वो कैसे अपनी खेती करते हैं, कैसे अपनी तकनीकें जो है इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो काफ़ी नई बातें यहाँ पे आके हमें सीखने को मिली है और ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है, एक बहुत ही अच्छी पहल है जो जैविक किसानों को आगे लेके आएगी और उन्हें और प्रोत्साहित करेगी। माરું નામ કપિલ શાહ છે અને ગુજરાતમાં સજીવ ખેતીના પ્રચાર વિશેનું થોડું કામ હું કરું છું ઘણા બધા મિત્રોની સહાયથી। રાજકોટમાં પર્યાવરણ, આરોગ્ય, ખેતી અને ખેડૂત માટે ચિંતા કરનારા લોકો અને સંસ્થાઓએ ભેગા થઈ અને આ ઓર્ગેનિક ફૂડ ફેસ્ટિવલનું આયોજન કર્યું છે અને એનો સુવાસ છેક પંજાબ સુધી પહોંચી છે। પંજાબથી, વિદેશથી પણ લોકો જે પણ અહીં આવેલા છે તે આ મેળાનો લાભ લઈ રહ્યા છે અને પંજાબથી આવેલા લોકોએ રાસાયણિક ખેતી કરી અને પંજાબની શું દશા થઈ છે અને એમાંથી છૂટવા માટે આજે શું કરી રહ્યા છે તેની પણ વાત કરી છે। પંજાબમાં આજે ખૂબ વ્યાપક રીતે કેન્સરનો પ્રચાર વધી રહ્યો છે। આ દ્રષ્ટિએ પણ ઓર્ગેનિકની દિશામાં પંજાબ આગળ વધી રહ્યું છે। ગુજરાતના ખેડૂતો, ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રના ખેડૂતો અને ગ્રાહકોને એક મંચ પૂરો પાડવા, એ બે વચ્ચેનું અનુસંધાન જોડવા અને જાગૃતિ લાવવા માટે આ મેળાનું આયોજન કરેલ છે। મારી ખાસ વિનંતી છે રાજકોટના લોકોને કે આ લોકશિક્ષણના પર્વમાં લાભ લે અને સ્વાદ દ્વારા આ વિષયને સમજવાનો પ્રયત્ન કરે।